Hello students, welcome to English class. Today we have another lesson from poetry and this is last lesson of the afternoon by D.H. Lawrence. The poem is written by D.H. Lawrence and the poem is about the tiredness of a teacher who has become hopeless and tired of teaching his students because those students are not willing to learn, and that has made the poet hopeless. And the speaker of the poem is teacher, and he talks about the students. He compares his students with the horns. We will go through the poem and learn about stanza by stanza. So let's start with the first stanza. When will the bell ring, and in this weariness, how long have they tugged the leash and strained apart? My pack of unruly horns, I cannot start them again on a quarry of knowledge. They hate to hunt, I can't hold them and urge them no more. The poet says about teaching and learning. Poet himself is the speaker of the poem. He says that when will the bell ring, and in this weariness, how long have they tugged the leash and strained apart? टीचर थका हुआ है, पढ़ाने की मूड में नहीं है और कह रहा है कि कब ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा और कब घंटी बजेगी और मैं क्लास से निकल जाऊंगा। कहता है कि ये जो लीश हैं, लीश देखो क्या होता है, लेदर का एक बेल्ट होती है लेदर की, जो शिकारी कुत्तों को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई है। यहाँ पोइट अपने स्टूडेंट्स को शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर करता है। वो कुत्ते हॉर्न्स, वो कुत्ते होते हैं, वो शिकारी कुत्ते होते हैं जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अनरूली हॉर्न्स यहाँ पे कि वो शिकारी कुत्ते जिन पे मालिक का काबू नहीं है, जो मालिक के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही जैसे स्टूडेंट्स सब टीचर के कंट्रोल में नहीं है, तो टीचर कहता है कि इनके वो लीश कब खुल जाएंगे और कब ये भाग जाएंगे। बेल्ट बांध के रखी होती है, जब बेल्ट छोड़ दी जाती है, खोल दी जाती है, लीश खोल दी जाती है, तो वो भागने लगते हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे टॉक द लीश, कब तक इनकी ये बेल्ट जो है, लीश जो है, बंधे रहेंगे, कब ये खुल जाएंगे। My pack of unruly horns, I cannot start them again on a quarry of knowledge. They hate to hunt, I can hold them and urge them no more. पोइट कहता है कि मेरे शिकारी कुत्ते जो हैं, मेरे अनरूली हॉर्न्स जो हैं, कब ये खुल जाएंगे, कब। पहली लाइन में कहता है कब घंटी बजेगी और मैं निकल जाऊंगा क्लास से। मेरे शिकारी कुत्ते जो हैं, ये इनके जो लीश हैं वो कब खुल जाएंगे, कब तक ये बंधे रहेंगे, कब ये खुल जाएंगे, क्योंकि इनको मैं नॉलेज का शिकार करने के लिए अब उकसा नहीं सकता। अब इनको मैं नॉलेज का शिकार नहीं करवा सकता। क्वेरी जो है यहाँ पे शिकार को कहते हैं, जिस चीज़ का शिकार किया जाता है। जैसे कोई परिंदा है, उसका शिकार करना है, वो
क्वेरी वो शिकार है जिसे हम प्रे भी कहते हैं। और यहाँ पे पोइट ने मेटाफोरिकली वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, मेटाफोरिकली कंपेयर किए चीज़ों को, बच्चों को, उस क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है शिकारी कुत्तों के साथ, और जो इल्म है, नॉलेज जो है, उसको कंपेयर किया है शिकार के साथ, क्वेरी के साथ जिसका शिकार किया जाता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं, जब बच्चे टीचर के पास पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बच्चों को इल्म सिखाया जाता है, बच्चों को नॉलेज सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है और वो सीखते हैं। ऐसे ही जैसे शिकारी कुत्ते को शिकार के लिए भगाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो शिकार करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को नॉलेज का शिकार करना है, नॉलेज को गेन करना है। लेकिन टीचर यहाँ पे थका हुआ है, थक गया है, हार गया स्टूडेंट्स की इस बात से, इस जैसे आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो वो इसी चीज़ ने इसको टीचर को यहाँ पे मजबूर किया ये कहने पे कि अब वो उनको नॉलेज के शिकार नहीं करवा सकता, अब वो उनको और ज़्यादा पढ़ाने के लिए उकसा नहीं सकता। और फिर आगे 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 वाली लाइन में कहता है, आई कैन होल्ड देम एंड अर्ज देम नो मोर। कहता है अब ना मैं उनको बेहतर बना सकता हूँ, ना मैं उनको उकसा सकता हूँ पढ़ने के लिए। नो लॉन्गर now can I endure the brunt of the books that lie out on desks, a full 3 score of several work that they have offered me. I'm sick, and what on earth is the good of it all? What good of them or me I cannot see. फिर वही बात, उसी बात पे पोइट आगे बढ़ता है, कहता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो लॉन्गर नाउ कैन आई endure the brunt of books that lie on the desk, a full 3 score of several work that they have offered me. कहता है कि अब मैं इन किताबों का जो बोझ, जो काम बच्चों ने मुझे करके मेरे सामने रखा है, अब इसका बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। डेस्क पे जो ए फुल 3 स्कोर, 3 स्कोर का मतलब है 60 जो नोटबुक्स हैं, जो काम बच्चों ने करके छोड़ा है, अब इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सब वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी, इस 60 लगभग 60 नोटबुक्स या बुक्स हैं जो बच्चों का काम है, जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, अब इसका ये ब्रांड जो है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सिक, and what on earth is good of it all? What good to them of me I cannot see. वो कहता है कि मैं इस बात से तंग आ चुका हूँ। सिक का मतलब बीमार होता है, लेकिन यहाँ पे तंग आने की बात की है। वो कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ और अब इस धरती पे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो। और कहता है कि what good to me और what good to them or me I cannot see. मेरा इसमें क्या भला होने वाला है या उनका इसमें क्या भला होने वाला है, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कोई भला होता दिख नहीं रहा है इसमें, न उनका न अपना। So shall I take my lost dear fuel of So shall I take my lost dear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to flame that shall consume their dross of indifference, and take toll of their insults and punishments. I will not waste my soul and my strength for this. आगे बढ़ता है पोइट, कहता है कि इसलिए, क्योंकि वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब मैं पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ।
अब मैं उनका उनका बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या सोच लिया है, पोइट कहता है, सो शैल आई टेक माई लॉस्ट फ्यूल। अब मैं अपनी जितनी एनर्जी बची है, जितनी ताकत बची है, लॉस्ट फ्यूल, डेयर फ्यूल ऑफ द लाइफ का मतलब यहाँ पे अपनी एनर्जी की बात करें, मेरी जो एनर्जी बची है वो मैं अपने आप पे खर्च करने वाला हूँ, मैं अपने लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे मैं रोशन करूँगा वो शमा रोशन करूँगा जो उनकी ड्रॉस इंडिफरेंस है उसको अच्छा बना दे। ड्रॉस का मतलब होता है वो चीज़ जो बेकार हो, जो फिर बेकार ऐसी बेकार हो जाए जिसको हम काम में ला सकें, तो दूसरी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके हम उसमें काम में ला सकते हैं, वरना वो अपने आप में वो चीज़ काम की ना रहे, उसे काम कहते हैं ड्रॉस। कहता है कि मैं अपनी इस एनर्जी को अब उस काम में लगाऊंगा, उस क्षमा को रोशन करने में लगाऊंगा, ताकि इनके बच्चों के इंडिफरेंस, बच्चों की जो लापरवाही है उसकी वजह से जो ड्रॉस है उसको सुधार मिले, एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पनिशमेंट्स। अब उनके ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस को पनिशमेंट्स मैं दूं। पोइट खुद से पूछता है, क्या अब उनके इंडिफरेंस का उनकी जो लापरवाहियाँ हैं उस पे मैं उनको पनिशमेंट दूं? क्या मैं उनको पनिशमेंट दूं? और फिर अपने क्वेश्चन का जवाब देता है, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। कहता है अब मैं उनको मारने पीटने में, उनको दोबारा से पढ़ने पे लगाने में, अब मैं अपनी एनर्जी, अपनी ताकत लगाने वाला नहीं हूँ। What do I care? What do I care for all that they do amiss? What do I care for all that they do amiss? अब मैं सिर्फ मुझे इसी बात की फिक्र है कि वो गलती करते रहें तो करते रहें। What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? अब फ़ायदा ही क्या रह गया है मेरा उनको पढ़ाने का और उनका मुझसे सीखने का, इस चीज़ का फ़ायदा ही क्या रह गया है? सवाल पूछ रहा है पोइट खुद से। इट ऑल गोज़ डाउन द सेम अबाइस। ये मेरा पढ़ाना और उनका पढ़ना, ये सारा एक खाई में जा रहा है। अबाइस का मतलब होता है वो खाई या वो होल जिसका कोई एंड ना हो, ऐसा गहरा होल जिसका कोई एंड ना हो। कहता है कि वो ऐसी खाई में जा रहा है जिसका कोई पता ही नहीं। जो मेरा पढ़ाना और उनका सीखना, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा है, क्योंकि सब ऐसी खाई में जा रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? पोइट कहता है कि मेरे लिए ये क्या मायने रखता है कि अगर वो एक डॉग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या वो नहीं लिख सकते हैं, मेरे लिए अब ये कोई मायने नहीं रखता। व्हाट इज़ द पॉइंट टू बोथ अस? इस चीज़ का हमसे क्या वास्ता है, मुझसे और उन मेरे स्टूडेंट्स से क्या वास्ता है? इट्स ऑल माई ऑन्ट, इट्स ऑल माई ऑन्ट, इट्स ऑल माई ऑन्ट मीन्स आई डोंट केयर। कहता है ये सारा मामला जो है इसके बारे में अब मैं केयर नहीं करता, इसके बारे में मैं, एंड येट आई एम सपोज टू केयर विथ ऑल माई माइट। हालांकि मुझे केयर करनी चाहिए इस सारे की, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत लगा के। आई डू नॉट एंड आई विल नॉट, दे वॉन्ट एंड दे डोंट, एंड दैट्स ऑल। I shall keep my strength for myself, they can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. आगे बढ़ते हुए पोइट बोल रहा है, but he says, कहता है कि अब सॉल्व माई ऑन्ट मीन्स अब मैं इस बारे में केयर नहीं करता हूँ। फिर खुद कहता है एंड येट आई एम सपोज टू केयर, लेकिन मुझे केयर करनी चाहिए थी, मुझे केयर करनी चाहिए, मुझे अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा के केयर करनी चाहिए। फिर कहता है लॉस्ट किस तुंजा में, आई डोंट एंड विल नॉट, मैं नहीं करता हूँ
मैं नहीं करूँगा केयर। दे वॉन्ट एंड दे डोंट, वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करते, केयर नहीं करते पढ़ने की, एंड दैट्स ऑल। और यही है आखिरी बात यही है कि मैं केयर नहीं करूँगा और ना करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी केयर नहीं करते और ना करेंगे। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी एनर्जी, अपनी ताकत अपने लिए बचा के रखूँगा। दे कैन कीप देयर्स एज वेल, वो भी अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, मेरे स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी, अपनी ताकत अपने पास बचा के रख सकते हैं। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, हम क्यों दीवार के साथ सर पटक, हम क्यों एक दूसरे की दीवार के साथ सर पटकें। दीवार के साथ सर पटकने का मतलब यहाँ पे है, बीटिंग द हेड अगेंस्ट द वॉल का मतलब यहाँ पे है कोई ऐसा काम करना जो पॉसिबल ही नहीं है, फजूल में किसी चीज़ पे मेहनत करना, ऐसा काम करना जिस पे फजूल में मेहनत करना है। तो पोइट कहता है कि हम ऐसा काम क्यों करें कि जिस पे फजूल में मेहनत हो, हम क्यों दीवार के साथ साथ पटकें। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल, मैं बैठा रहूँगा, क्लास में बैठा रहूँगा और घंटी बजने का इंतज़ार करूँगा। घंटी बजेगी तो मैं निकल जाऊँगा। अब पढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। So this was all about this poem, Lost Lesson of the Afternoon. Hope you will learn about the moral of the poem. We can, if we care, we can get a good lesson out of every poem, every story, every prose, and this poem has a lesson for the students, those who do not care about their studies. Hope you will do. Thank you.